नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर में अब क्या होता है। ठीक है, यहाँ अपन ने नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्कस की, हार्ट फेलियर में क्या होगा। क्या प्रॉब्लम होगी हार्ट फेलियर में, फटाफट आओ। द हार्ट विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, नॉर्मली क्या नहीं कर पाएगा, ये प्रॉपर सिस्टोल नहीं कर पाएगा, प्रॉपर डायस्टोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर अपन हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर इज ड्यू टू 3 रीजंस। वन इज सिस्टोलिक डिसफंक्शन, सेकंड वन इज ड्यू टू डायस्टोलिक डिसफंक्शन एंड थर्ड वन इज ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। ठीक है, तो अगर अपन हार्ट फेलियर की बात करें तो ये 3 रीजन से हो सकता है। पहला कौन सा है, ड्यू टू सिस्टोलिक डिसफंक्शन, सेकंड वन इज ड्यू टू डायस्टोलिक डिसफंक्शन एंड थर्ड वन ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। ठीक है, अगर अपन सिस्टोलिक डिसफंक्शन की बात करें तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, बताओ। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, जब सिस्टोल करेगा देन व्हाट विल हैपन। अगर राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा। सिस्टोल करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स विल ब्लड विल मूव फॉरवर्ड टू लंग्स। ठीक है, व्हेन राइट वेंट्रिकल इज डूइंग सिस्टोल। ठीक है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को कहां पंप करता है, एरोटा में। ठीक है, तो अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर है, वहां पे अगर सिस्टोल नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा। अगर राइट वेंट्रिकल नहीं कर पा रहा है तो ब्लड फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा, वो कहां चला जाएगा, वापिस किसमें चला जाएगा, पीछे की साइड। ठीक है, एंड द ब्लड विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द ऑर्गन्स। ठीक है, और ऑर्गन्स में अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी द एडिमा ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, और इसको अपन एनासार का भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर राइट वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं कर पा रहा है देन व्हाट विल हैपन, राइट वेंट्रिकल करता क्या है, ब्लड को कहां पंप करता है, लंग्स में करता है। ठीक है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल क्या नहीं कर पा रहा है, सिस्टोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सिस्टोल नहीं करेगा तो ब्लड क्या है, आगे मूव नहीं होगा। आगे मूव नहीं होगा तो क्या होगा, इट विल मूव बैकवर्ड। ठीक है, अगर बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा, इट विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द ऑर्गन्स। ठीक है, और ऑर्गन्स में अगर ये ब्लड एक्यूमुलेट हो गया देन व्हाट विल हैपन, देयर इज एडिमा ऑफ द ऑर्गन्स, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एनासार का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब दूसरी चीज, ठीक है, अपने पास में लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या सिस्टोल नहीं कर पा रहा है देन व्हाट विल हैपन, वही जो मैकेनिज्म रहेगा जो अभी अपन ने डिस्कस की थी। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर सिस्टोल नहीं कर पा रहा है देन व्हाट विल हैपन, एरोटा में ब्लड जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा तो भी बहुत कम क्वांटिटी में जाएगा। ठीक है, तो ब्लड क्या फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा, कैसे मूव करेगा, बैकवर्ड। ठीक है, और ये ब्लड कहां चला जाएगा, वापिस लंग्स में। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा ऑफ किसकी, लंग्स की। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन कैसे हुआ, दो सिस्टोल कौन कौन करता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल अगर सिस्टोल नहीं कर पा रहा है तो ब्लड कहां चला जाएगा, ऑर्गन्स में, और एडिमा किसका होगा, ऑर्गन्स का। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं कर पा रहा है देन व्हाट विल हैपन, ब्लड बैकवर्ड मूव करेगा और वो कहां चला जाएगा, लंग्स में, और इसकी वजह से क्या होगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है तो आप क्या समझेंगे उस चीज से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। ठीक है, और अगर अदर ऑर्गन्स में एडिमा है तो आप क्या समझेंगे उस चीज से, उसको क्या है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक डिसफंक्शन। एक चीज हार्ट फेलियर का जो एक रीजन है वो, दूसरा अपने पास में कौन सा है, दैट इज डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक है, डायस्टोल कैसे होता है, अगर अपन नॉर्मल डायस्टोल की बात करें तो कैसा होता है, सिस्टोल क्यों होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, सिस्टोल क्यों होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम। डायस्टोल कैसे होगा, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो हार्ट है वो क्या नहीं कर पा रहा है,
डायस्टोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। डायस्टोल का मतलब जो मायोकार्डियम में जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और अगर मसल प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पा रही है तो जो ब्लड हार्ट में आना चाहिए वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो इसकी वजह से इसके रीजन क्या हो सकते हैं? ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ द मसल, ठीक है। क्या रीजन हो सकता है? ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। और ये हाइपरट्रोफी क्यों हो सकती है? अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से ये हाइपरट्रोफी हो सकती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्लियर है? किस वजह से होगा? हार्ट क्या नहीं कर पा रहा है? रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है। प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जो जितना ब्लड हार्ट में आना चाहिए वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ पाएगा। और जितना हार्ट में अगर ब्लड नहीं आ पाएगा तो वो आगे कैसे लंग्स में कितना ब्लड पंप करेगा, ठीक है। और कितना ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ द कार्डियक मसल्स, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। तीसरी अपने पास में कौन सी चीज थी जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है? दैट इज इंक्रीज डिमांड। कौन सी कंडीशन में होता है इंक्रीज डिमांड? वन इज प्रेगनेंसी। किसमें होगा? प्रेगनेंसी में। अगर किसी पेशेंट को थायरोटॉक्सिसिस है तो हो सकता है। तीसरी चीज, अगर सीवियर एनीमिया है तो क्या हो सकती है? इंक्रीज डिमांड हो सकती है। इनकी वजह से क्या हो सकता है? कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर अपन हार्ट फेलियर की बात करें तो अपने पास में 3 कंडीशन है जिनकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक चीज कौन सी है अपने पास में? सिस्टोलिक डिसफंक्शन का क्या मतलब हुआ कि हार्ट है वो सिस्टोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सिस्टोल कौन कौन करता है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में, ठीक है। बट अब सिस्टोल ही नहीं हो रहा है तो लंग्स में ब्लड जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब ये कहां जाएगा? वापिस ऑर्गन्स में चला जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर सिस्टोल नहीं करेगा देन व्हाट विल हैपन? ब्लड का एरोटा में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ये बैकवर्ड मूव करेगा और अब कहां चला जाएगा? लंग्स में। और इसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर पल्मोनरी एडिमा है तो कौन सा फेलियर है और अगर ऑर्गन्स में एडिमा है तो कौन सा फेलियर है। यहां तक क्लियर है? डायस्टोलिक डिसफंक्शन कैसे होगा? हार्ट क्या नहीं कर पा रहा है? रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं रिलैक्स कर पा रहा है? ड्यू टू स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस हो गई है हार्ट में। क्यों हो गई है? मान लो कि किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन था, उसकी वजह से स्टिफनेस हो गई है तो हार्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहा। और रिलैक्स नहीं कर पा रहा तो जो ब्लड हार्ट में आना चाहिए था वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक डिसफंक्शन। और जो तीसरी कंडीशन है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है वो कौन सी है? दैट इज इंक्रीज डिमांड। और कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज डिमांड रहती है? लाइक प्रेगनेंसी, वेरी गुड। सेकेंड वन इज थायरोटॉक्सिकोसिस एंड थर्ड वन इज सीवियर एनीमिया। विच वन? सीवियर एनीमिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और उसको अपन बोलते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। मान लो किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर है वो किसकी वजह से होता है? सिस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है? सिस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से, ठीक है। मान लो किसी पेशेंट को सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है। हार्ट ने सिस्टोल करना, लेफ्ट वेंट्रिकल ने सिस्टोल करना बंद कर दिया तो बॉडी क्या करेगी? इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बुक से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बॉडी क्या करेगी? कोई भी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बॉडी कंपनसेट करने का ट्राई करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? अब अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है तो अपनी बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द सिस्टमिक सिंपैथेटिक सिस्टम व्हाट विल हैपन? देयर विल रिलीज ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएड्रेनालिन। कौन सा? नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा है नॉरएड्रेनालिन कौन कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है? अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1। इन तीनों में से हार्ट में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा नॉरएड्रेनालिन। अगर बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं उनकी वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, ठीक है। और यही अपने को हार्ट फेलियर में चाहिए था, ठीक है। यहां तक क्लियर? कंपनसेटरी मैकेनिज्म की बात करें, हार्ट क्या नहीं कर पा रहा है?
सिस्टोल नहीं कर पा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या नहीं कर पा रहा है, सिस्टोल नहीं कर पा रहा है, मतलब ब्लड आगे एरोटा में नहीं जा रहा है, ठीक है। बॉडी क्या ट्राई करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, नॉर एड्रेनलिन। कौन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1। इन तीनों में से हार्ट में कौन सा प्रेजेंट होता है, बीटा 1। बीटा 1 जैसे स्टिमुलेट होगा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यही अपने को चाहिए हार्ट फेलियर में। क्या नहीं हो रहा था, सिस्टोल नहीं हो रहा था, अब सिस्टोल होना स्टार्ट हो गया। बट देयर इज टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, और कौन कौन से रिसेप्टर रह गए, अल्फा 1 कहां प्रेजेंट होते हैं, अगर ब्लड वेसल की बात करें तो अल्फा 1 प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते। तो ये जो नॉर एड्रेनलिन क्या करेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर को भी क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। अगर आर्टरी में अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और आर्टरी में अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो कौन सा लोड बढ़ जाएगा, आफ्टर लोड, ठीक है। कौन सा लोड, अगर आर्टरी का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो कौन सा लोड बढ़ जाएगा, आफ्टर लोड, ठीक है। अगर वेन का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो कौन सा लोड बढ़ जाएगा, प्री लोड, ठीक है। तो यहां पे नॉर एड्रेनलिन ने क्या किया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, किसका, आर्टरी का भी किया, वेन का भी किया। आर्टरी का किया तो कौन सा बढ़ गया, आफ्टर लोड। वेन का किया तो कौन सा बढ़ गया, प्री लोड, ठीक है। ऑलरेडी इतना वर्कलोड था हार्ट पे, अपन ने और क्या इंक्रीज कर दिया, इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म ने क्या कर दिया है, आफ्टर लोड भी बढ़ा दिया है, प्री लोड भी बढ़ा दिया है। ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये क्या करेगा, किडनी में कौन से इन तीनों में से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है। ये किडनी में भी बीटा 1 रिसेप्टर को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। और बीटा 1 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ रेनिन, ठीक है। और रेनिन क्या करता है, जो रास है, जो अभी आपने पढ़ा हाइपरटेंशन में, उसको एक्टिवेट कर देगा। क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में, विद द हेल्प ऑफ एस, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन करेगा, और क्या करेगा, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो अगर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो गया तो क्या होगा, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑलरेडी अपने हार्ट काम नहीं कर रहा और अपन ने सर्कुलेटरी वॉल्यूम को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इट कॉजेज कार्डियक रिमॉडलिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। और कार्डियक रिमॉडलिंग होने की वजह से क्या होगा, इट इज द मेन कॉज ऑफ मोर्टिलिटी इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्लियर है। 3 काम करेगी, कौन कौन सी, पहली चीज किस पे एक्ट करेगी, हार्ट पे। कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, बीटा 1 की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। अपने को यही चाहिए था, ठीक है। बट इसके साथ में 2 ड्रॉबैक्स हैं इस मैकेनिज्म के साथ में, क्या क्या, अल्फा 1 रिसेप्टर पे भी एक्ट करेगी, कहां प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल की में, ठीक है। तो ब्लड वेसल में ये आर्टरी में भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, वेन में भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। आर्टरी में करेगी तो क्या होगा, आफ्टर लोड बढ़ेगा, वेन में करेगी तो क्या होगा, प्री लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी लोड अपने पास में ज्यादा है हार्ट पे, और अपन ने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसके साथ में, ये जो बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, किडनी में, उनको भी स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। और उनके स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा, और ये रेनिन क्या करेगा, जो रास है उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। जो एंड प्रोडक्ट अपने पास में क्या बनेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाएगा और एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा तो क्या होगा, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगी। ऑलरेडी अपने साथ में प्रॉब्लम है और ये ज्यादा हो गई है। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, कार्डियक रिमॉडलिंग कर देता है, ठीक है। और ये जो कार्डियक रिमॉडलिंग है, इट इज द मेन रीजन ऑफ मोर्टिलिटी इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब अगर अपन ड्रग्स की बात करें तो आप बताओ कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं अपन इसमें। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अपने को किसी पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है, तो आपने अभी तक एंजाइना पढ़ा है, आपने हाइपरटेंशन पढ़ा है, तो बताओ कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं।
अपने अपने को दो चीज करनी है, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दो प्रॉब्लम है क्या, एक तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं हो रही, तो ऐसी ड्रग्स जो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करें वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ठीक है। और वह वो ड्रग जो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है उनको अपन क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक ड्रग्स। कौन सी, आइनोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है। एक तो ये कैटेगरी हुई अपने ड्रग्स की। दूसरी कैटेगरी कौन सी हुई, ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ये क्या कर रही है, जो वर्कलोड इंक्रीज कर रही है हार्ट का, उसको डिक्रीज करने के लिए अपन ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास दो कैटेगरी है, कौन कौन सी, ऐसी ड्रग्स जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करें और ऐसी ड्रग जो हार्ट का वर्कलोड कम करें, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करने वाली ड्रग्स की बात करें तो आइनोट्रोपिक ड्रग कौन कौन सी हैं अपने पास में, एक कैटेगरी है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कौन सी है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स अपन इंक्लूड करते हैं, लाइक डिगॉक्सिन, डिजिटेलिस, ओबेन, ठीक है। दूसरी अपने पास में कैटेगरी है कौन सा, सिम्फेथोमिमेटिक्स लाइक डोबुटामीन एंड डोपामीन। तीसरी अपने पास में कैटेगरी है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर थर्ड, ठीक है, ड्रग्स लाइक एमरिनॉन और मिलरिनॉन, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी ड्रग है अपने पास में, तीन कैटेगरी हैं, कौन कौन सी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स लाइक डिजिटेलिस, डिगॉक्सिन, ओबेन, ठीक है। जो क्लिनिकली अपन यूज करते हैं वो कौन सी है, डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, सिम्फेथोमिमेटिक्स, कौन कौन सी है, डोबुटामीन एंड डोपामीन, ठीक है। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, PD3 इनहिबिटर्स, ड्रग्स लाइक एमरिडोन और मिलरिडोन, ठीक है। ये तो एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी ऐसी ड्रग्स जो हार्ट का वर्कलोड कम करें, तो कौन कौन सी ड्रग्स करेंगे, आपने पहले पढ़ा होगा, हाइपरटेंशन में पढ़ा ना। पहली चीज, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कौन कर रहा है, ठीक है। अपन एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। अपन क्या दे सकते हैं, ARBs दे सकते हैं, अपन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, ये सब नाम किससे हो गए, ए से। अपन अल्फा ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। बी से क्या दे सकते हैं अपन, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। डी से अपन क्या दे सकते हैं, डायरेटिक्स दे सकते हैं और वेजोडाइलेटर्स दे सकते हैं, ठीक है। वेजोडाइलेटर्स की बात करें तो विनोडाइलेटर कौन सी ड्रग होती है, लास्ट टॉपिक में पढ़ा होगा ना एंजाइना में, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, विनोडाइलेटर, वहां वीनस का डायलेशन हो रहा था, ठीक है। अगर अपन आर्टेरियल डायलेटर की बात करें तो कौन सी ड्रग है, दैट इज हाइड्रोलेजिन। अगर दोनों को अगर डायलेट कर रही है उस ड्रग को अपन क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब अपने पास में दो टर्म्स हैं, अक्यूट हार्ट फेलियर एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अक्यूट एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनिक, बातें नहीं प्लीज। डिगॉक्सिन पे क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुक से आपको समझ में नहीं आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अक्यूट, अक्यूट मीन्स सडन, व्हाट डू यू मीन बाय अक्यूट, सडन, ठीक है। अगर सडन कार्डियक फेलियर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अक्यूट हार्ट फेलियर। ऐसा नहीं है कि 1 महीने से चला रहा है, हार्ट ने एकदम से काम करना बंद कर दिया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अक्यूट हार्ट फेलियर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनिक हार्ट फेलियर, कि स्लोली हार्ट फेल हो रहा है। मान लो कि जो हार्ट की एफिशिएंसी थी वो 100% थी 3 महीने पहले, 2 महीने बाद में उसकी 60% रह गई, अभी 1 महीने पहले उसकी 40% रह गई, अभी उसकी एफिशिएंसी 20% रह गई, तो इस हार्ट फेलियर को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव है ये, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब अपन डिस्कस करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और क्लिनिकली जो ड्रग यूज की जाती है, दैट इज डिगॉक्सिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया डिगॉक्सिन क्या करती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करेगी,
इंक्रीज करेगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है। ये यूजुअली किसको इंक्रीज करती है, ये सिस्टोल को स्टिमुलेट करती है, सिस्टोल को इंक्रीज करती है, डायस्टोल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर डिगॉक्सिन की बात करें तो ये क्या करेगी, सिस्टोल करवाएगी, डायस्टोल पे इसका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आपके मेन एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आता ही आता है, ठीक है। तो डिगॉक्सिन सिस्टोल कैसे करवाएगी उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल सिस्टोल और डायस्टोल हेल्दी हार्ट में कैसे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कैसे होता है सिस्टोल। हार्ट की कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर, ठीक है। अंदर वाली को क्या बोलते हैं अपन, एंडोकार्डियम, बीच वाली क्या, मायोकार्डियम, बाहर वाली को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। जो थिकेस्ट लेयर होती है वो कौन सी है, मायोकार्डियम, ठीक है। और जो इस मायोकार्डियम में कुछ सेल्स होती हैं उस सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक मायोसाइट्स, क्या बोलते हैं, कार्डियक मायोसाइट्स। ये जब कार्डियक मायोसाइट्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो क्या होगा, बताओ तो। अगर कार्डियक मायोसाइट्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, सिस्टोल होगा, अगर रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, डायस्टोल होगा, ठीक है। बट अब ये सिस्टोल डायस्टोल होता क्या है, नॉर्मल हेल्दी हार्ट में कैसे होता है वो अपने को समझना जरूरी है पहले अपन, उसके बाद में आप डिगॉक्सिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये जो आपको सेल दिख रही है ये नॉर्मल कार्डियक मायोसाइट है, ठीक है। मायोकार्डियम में बहुत सारी कार्डियक मायोसाइट्स हैं लेकिन ये अपन ने जो डायग्राम लिया है ये किसका लिया है, एक कार्डियक मायोसाइट का लिया है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। सरफेस पे क्या क्या है, एक कैल्शियम चैनल दिख रहा है, कैल्शियम एटीपेज, ठीक है, दिख रहा है कैल्शियम चैनल, ठीक है। उसके बाद में आप N6 दिख रहा है लिखा हुआ, ये क्या है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। एक एंजाइम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक एंजाइम है, ये भी एक्सचेंजर है, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट है, अभी सरफेस पे प्रेजेंट है कार्डियक मायोसाइट के, ठीक है। अब नॉर्मल हेल्दी हार्ट में सिस्टोल कैसे होता है वो अपने को समझना है, ठीक है। व्हेन देयर इज ए वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं दे विल गेट स्टिमुलेटेड, ठीक है। और स्टिमुलेशन होने की वजह से जो कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है सिस्टोल की, कौन सा जो कैल्शियम एटीपेज है वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा, किसमें, साइटोप्लाज्म में। यहां तक क्लियर है। When there is a wave of depolarization, ठीक है, जब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आती है तो कौन सा चैनल स्टिमुलेट होगा, ये कैल्शियम चैनल, ठीक है। इसके स्टिमुलेशन होने की वजह से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, साइटोप्लाज्म अंदर आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्रेजेंट है कैल्शियम वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। ये कैल्शियम क्या करेगा, ये ऐसा दिख रही है आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा ये, ठीक है। एक जो मॉलिक्यूल या 1% जो कैल्शियम अंदर आया है साइटोप्लाज्म में, ये कहां जाएगा, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद में इस पे दो रिसेप्टर दिख रहे हैं, कौन कौन से, RYR2, इसको अपन क्या बोलते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर्स, और नीचे आपको दिख रहे हैं दूसरे कौन से हैं, SERCA2 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे दो रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से, राइनोडिन रिसेप्टर्स, और दूसरा कौन सा है, SERCA2 रिसेप्टर्स, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, कैल्शियम क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द राइनोडिन रिसेप्टर्स, किसको स्टिमुलेट करेगा, और जो मेन डिपोजिशन है किसका, कैल्शियम का, वो कहां होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। कहां पे होता है, अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ राइनोडिन रिसेप्टर्स, जो डिपोजिशन है कैल्शियम का, मान लो कि एक मॉलिक्यूल बाहर से आया और 99 मॉलिक्यूल इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, तो ये 99 मॉलिक्यूल क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम।
अब अपने पास में साइटोप्लाज्म में कितने मॉलिक्यूल हो गए कैल्शियम के? 100 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। जो लेवल है वो ट्रांजिएंटली इनका इंक्रीज हुआ कैल्शियम का, कहां पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट द ट्रोपोनिन सी। किसको एक्टिवेट करेगा? ट्रोपोनिन सी को एक्टिवेट करेगा। ट्रोपोनिन सी किसको एक्टिवेट करेगा? एक्टिन को। और एक्टिन किसको करेगा? मायोसिन को। और वहां पे क्या होगा? बॉन्ड होगा। और एक्टिन मायोसिन का जैसे ही बॉन्ड होगा देन व्हाट विल हैपन? कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये मैकेनिज्म आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहले क्या होगा? व्हेन देयर इज ए वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है। क्या होगा? सबसे पहले डीपोलराइजेशन की वेव है, ठीक है। उसकी वजह से कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा? कैल्शियम चैनल स्टिमुलेट होगा, ठीक है। कैल्शियम चैनल जैसे स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल या 1% कैल्शियम कहां पे आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। और ये कैल्शियम कहां जाएगा? अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने की वजह से कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे? राइनोडिन रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। राइनोडिन रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होगा? जो कैल्शियम डिपोजिशन है कहां पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो अब कहां पे आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और ये जो कैल्शियम है अब ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ट्रोपोनिन सी को। किसको करेगा? ट्रोपोनिन सी को। और ये ट्रोपोनिन सी किसको स्टिमुलेट करेगा? एक्टिन को। और एक्टिन किसको करेगा? माइसिन का। वहां पे बॉन्ड होगा और बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये किसकी मैकेनिज्म है? सिस्टोल की, ठीक है। एक सिस्टोल हो गया। नाउ अब डायस्टोल कैसे होगा, ठीक है। अब जो नीचे आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रिसेप्टर दिख रहे हैं वो कौन से रिसेप्टर हैं? सरका। अब इनका स्टिमुलेशन होगा, कौन से रिसेप्टर का होगा? सरका का, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपन ने कितने मॉलिक्यूल कैल्शियम के लिए थे? 99। ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सरका 2 ये 99 मॉलिक्यूल वापिस कहां चले जाएंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब अपने पास कितना बचा? एक। नाउ हार्ट हैज टू डू डायस्टोल, ठीक है। ये एक जो मॉलिक्यूल बचा अपने पास कैल्शियम, ये किसके पास जाएगा? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के पास में। कहां पे जाएगा? अब सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या करेगा? इस कैल्शियम को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा और 3 मॉलिक्यूल सोडियम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। क्या होगा? ये कैल्शियम कहां पे जाएगा? जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है वहां पे जाएगा। जो कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल है वो बाहर चला जाएगा और सोडियम के 3 मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सोडियम है इसका हर्ट करेगा क्या? ये किसी काम का नहीं है सोडियम हर्ट के, ठीक है। तो ये सोडियम कहां पे जाएगा? अपने पास में एक ट्रांसपोर्टर और है, कौन सा? सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक है। ये इसके पास में जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज के पास में। जो 3 मॉलिक्यूल किसके थे अपने पास में? सोडियम के, वो क्या है? बाहर चले जाएंगे और पोटेशियम अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ अपने पास में? डायस्टोल। नॉर्मल हेल्दी हार्ट की अगर अपन बात करें तो सिस्टोल डायस्टोल कैसे होता है? व्हेन देयर इज ए वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे? कैल्शियम रिसेप्टर। क्या आएगा अंदर? एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का। कहां पे जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसको स्टिमुलेट करेगा? राइनोडिन रिसेप्टर को। कितने मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे? अब अपने पास में अच्छी क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म में अपने पास में कैल्शियम है। ये कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करेगा? ट्रोपोनिन सी को। ट्रोपोनिन सी किसको करेगा? एक्टिन को। एक्टिन किसको करेगा? माइसिन का। और एक्टिन माइसिन बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन हैज गॉन, ठीक है। वेव चली गई है। अब हार्ट को क्या करना है? डायस्टोल करना है। तो कैसे करेगा? किसको स्टिमुलेट करेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन से रिसेप्टर हैं दूसरे? सरका 2। अब क्या होगा? जो 99 मॉलिक्यूल अपन ने लिए थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो वापिस चले जाएंगे। वापिस जाने के बाद में अपने पास में क्या बचा? एक मॉलिक्यूल बचा। कहां बचा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये कहां पे जाएगा? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पे जाएगा। एक मॉलिक्यूल जो कैल्शियम का था वो बाहर चला जाएगा। 3 मॉलिक्यूल जो सोडियम के थे वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये सोडियम हार्ट के किसी काम का नहीं है। तो ये सोडियम कहां पे जाएगा? सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो एंजाइम है, जो ट्रांसपोर्टर है, वहां पे जाएंगे। तो क्या होगा? अब 3 मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे और एक मॉलिक्यूल किसका? पोटेशियम का अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ? डायस्टोल, ठीक है। ये किसकी बात की अपन ने?
नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिगॉक्सिन की, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिगॉक्सिन। ठीक है, ये डिगॉक्सिन क्या करता है, जो ये पहला ट्रांसपोर्टर है अपने पास में, कौन सा है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, किसको ब्लॉक करेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब सोडियम पोटेशियम एटीपेज को अगर ब्लॉक कर दिया तो जो सोडियम हार्ट के अंदर है वो बाहर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो जैसे जैसे ये क्या सिस्टोल डायस्टोल होता जाएगा, हार्ट में वो क्या होगा, सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी। इतने सोडियम का हार्ट करेगा क्या, तो ये जो अपने पास में दूसरा एक्सचेंजर है, कौन सा, सोडियम कैल्शियम। ठीक है, ये एक्सचेंजर अब काम नहीं करेगा, ये एक्सचेंजर अब क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। जो एक मॉलिक्यूल का कैल्शियम का बाहर जा रहा था सेल से, वो अब बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर बाहर नहीं जाएगा तो ये बार बार वही प्रोसेस वापस रिपीट करेगा, कौन सा, वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, वापस 99 मोल आएंगे, वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बाहर जा ही नहीं पा रहा है, वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, वापस 99 मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिगॉक्सिन। कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? इंपॉर्टेंट ड्रग है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आई तो अपन फिर से डिस्कस कर सकते हैं। मैकेनिज्म समझ में आ गई? डिगॉक्सिन क्या करता है, किसको ब्लॉक करेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को। ठीक है, इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, बाहर नहीं जा पाएगा तो अब सोडियम का तो हर्ट करेगा क्या। ठीक है, अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा तो अब कौन सा ट्रांसपोर्टर काम नहीं करेगा, एनसीएक्स काम नहीं करेगा, और एनसीएक्स काम नहीं करेगा तो कैल्शियम बाहर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर साइटोप्लाज्म से कैल्शियम बाहर ही नहीं जा पा रहा है तो वापस कहां पे आएगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगा, वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा, वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जाएगा, वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा। और अपने को हार्ट फेलियर में यही तो चाहिए, अपने को कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करनी है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर डिगॉक्सिन के एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग इसके साथ में मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, इनकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, इनकी वजह से एरिथमिया हो सकता है, और जो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है इसकी वजह से क्या हो सकता है, येलो विजन हो सकता है। ठीक है, और गायनेकोमेजिया इज रेयर विथ डिगॉक्सिन। अगर वेंट्रिकुलर इरिथमिया की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक होगा शायद तुम्हारा इरिथमिया, तो उसमें पढ़ोगे आप लिग्नोकैइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर सीवियर टॉक्सिटी हो गई है किसकी, डिगॉक्सिन की, तो अपने पास में जो ड्रग है दैट इज डिजिबिंड। ठीक है, अगर इसके थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो कहां कहां यूज कर सकते हैं अपन, वन इज सीएचएफ एंड सेकंड वन इज एट्रियल फिब्रिलेशन। ये इसके लिए न्यूमोनिक है, द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ डिगॉक्सिन। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वीक हार्ट। ठीक है, ये इसका न्यूमोनिक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वीक हार्ट। ठीक है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है डिगॉक्सिन के। ठीक है, किस किस में होगा, एंडो मायोकार्डाइटिस। ठीक है, आई फॉर इंक्रीज कैल्शियम, अगर हाइपर कैल्सीमिया है तो ये एमसीक्यू भी आता है। ठीक है,
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है? अगर क्या है अपने पास में, हाइपरकैल्सीमिया है या फिर हाइपोकैलीमिया है या फिर हाइपोमैग्नीसिया है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है।